Assalamualaikum. I'm Dr. Samia Jamil. I'm going to start hematology, Radiant Notes FCPS Pulse by Rafiullah. अगेन मैं आपको पढ़ने का वही तरीका बताऊंगी कि आपने रफ़ीउल्लाह को इस तरह पढ़ना है कि 1 आवर में आपने 5 to 6 पेजेस इसके मिनिमम भी पढ़ने हैं। डिवाइड कर लें हर यूनिट को अकॉर्डिंग टू पेजेस और आपको पता होना चाहिए कि आपने इतने आवर्स में ये जो इसका ये यूनिट है ये कंप्लीट करना है। इसी तरह आप रफ़ीउल्लाह को कवर कर सकते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ इसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ हेमाटोलॉजी। यहाँ पे हम 159 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है कि इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इज़ ऑब्जर्व इन द वॉन विलब्रेंट डेफिशिएंसी। अब हमारे पास बीटी जो होता है ब्लीडिंग टाइम वॉन विलब्रेंट डेफिशिएंसी में इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है, अब मैं आपको नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिसऑर्डर्स ये में उसने पीटी है, एपीटीटी है, प्लेटलेट काउंट है, ब्लीडिंग टाइम है। देन सबसे पहले हेपरिन। हेपरिन का एज सच बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आता, लेकिन याद रख लें कि अगर हेपरिन अगर ओवरडोज हो जाए तो इसमें पीटी इंक्रीज़ हो जाता है, एपीटीटी भी इंक्रीज़ हो जाता है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है और ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट पे है हमारे पास लिवर डिजीज़ एंड विटामिन के डेफिशिएंसी। अब इन दोनों का इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इनमें जो पीटी है वो इंक्रीज़ होता है। अगर किसी भी एमसीक्यूज़ में वो आपको बताए कि पीटी इंक्रीज़ हुआ हुआ है तो फौरी तौर पे आपके दिमाग में जो डिफरेंशियल्स आने चाहिए, एक होना चाहिए लिवर डिजीज़, सेकंड पे होना चाहिए विटामिन के डेफिशिएंसी और इन दोनों में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है विटामिन के डेफिशिएंसी अगर आपके पास पीटी इंक्रीज़ हो रहा है। लिवर डिजीज़ में पीटी के साथ साथ एपीटीटी भी इंक्रीज़ हो सकता है और मोस्टली प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है और साथ में पीटी ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होता है। विटामिन के डेफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा पीटी इंक्रीज़ किया होता है और एपीटीटी भी इंक्रीज़ होता है और नॉर्मल होते हैं प्लेटलेट काउंट और साथ में ब्लीडिंग टाइम भी हमारे पास नॉर्मल होता है। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास हीमोफीलिया। अब जो हीमोफीलिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू मस्ट आता है। अब आपने याद रखना है कि एपीटीटी जो है हीमोफीलिया में इंक्रीज़ होता है। याद रखना है कि अगर एपीटीटी इंक्रीज़ कहीं बता दे तो उसका पेट डायग्नोसिस ये है कि बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, एपीटीटी इंक्रीज़ है तो उसका हमारे पास डायग्नोसिस बन जाएगा हीमोफीलिया। साथ में इसमें एक और पॉइंट याद करने के लिए ये है कि इसमें ना वो कोई फैमिली हिस्ट्री देगा कि पहले भी बेबी में मोस्टली एक आता है कि बच्चे में सिरकमसिजन हुई तो ब्लड ब्लीडिंग जो थी वो कंट्रोल नहीं हो रही और सेम ऐसा उसके पिछले भाई में भी था। तो यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री आ गई हमारे पास। फैमिली हिस्ट्री होगी, एपीटीटी इंक्रीज होगा तो डायग्नोसिस क्या होगा, हीमोफीलिया। इसके अलावा वो एंटी हीमोफिलिक एंटीबॉडीज़ की बात करता है। अगर वो कहे कि एंटी हीमोफिलिक एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास अगेन डायग्नोसिस क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। और इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट अगर वो कहे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है तो उसमें हम कराते हैं फैक्टर 8 असे। याद रखना है, फैक्टर 8 असे कराते हैं हम देखने के लिए और डायग्नोस करने के लिए हीमोफीलिया को। अब एक टाइप है हीमोफीलिया की मोस्टली एमसीक्यूज में पूछी जाती है, क्लासिक हीमोफीलिया। अब याद रखना है कि क्लासिक हीमोफीलिया जो होता है वो फैक्टर 8 माइनर की वजह से होता है। अगर फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी की वजह से हो तो वो कौन सा हीमोफीलिया होगा, क्लासिक हीमोफीलिया। और जो हमारे पास फैक्टर 8 है इसमें एक और बात याद रखें कि फैक्टर 8 जो होता है ना उसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है, हीमोफीलिया कॉज कराती है। इसमें एपीटीटी इंक्रीज होता है और फैक्टर 8 जो है वो हमारे पास एंडोथीलियल सेल ऑफ लिवर्स में बन रहा होता है। कहाँ बनता है फैक्टर 8, एंडोथीलियल सेल ऑफ लिवर में हमारे पास क्या बनता है, फैक्टर 8, एंडोथीलियल सेल ऑफ लिवर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। साथ में क्लासिक हीमोफीलिया भी मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर 8 स्मॉल कंपोनेंट की वजह से होता है। और इसके अलावा ना एक और एमसीक्यू है इम्पॉर्टेंट कि अगर वो कहे कि जॉइंट पेन है और हीमोफिलिक चाइल्ड है तो वहाँ पे किस टाइप के क्रिस्टल्स बने होंगे। हीमोफिलिक चाइल्ड में याद रखना है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होंगे इन जॉइंट्स। हीमोफिलिक चाइल्ड बताया होगा और जॉइंट पेन बताया होगा तो वहाँ पे कौन से क्रिस्टल्स बन रहे होंगे, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स बन रहे होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वॉन विलब्रेंट डिजीज़। अब ये भी वॉन विलब्रेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली। अब इसमें आपने याद रखना है कि वॉन विलब्रेंट में ना बी आता है, मतलब मैंने हमेशा इसे याद रखा है इस तरह, वॉन विलब्रेंट डिजीज़। ठीक है, तो विल ब्रांड में बी आपने मोस्टली प्रोमिनेंट करके याद कर लेना है। इसमें ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता है। बी याद रखने का मकसद ये है कि इसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ होता है।
एपीटीटी अगर खाली इंक्रीज होगा दैट मीन हीमोफीलिया है, लेकिन अगर एपीटीटी के साथ बीटी भी इंक्रीज होगा वॉन विल ब्रांड के बी से याद रख लें, तो वो आपके पास हमेशा कौन सी डिजीज़ होगी, वॉन विल ब्रांड डिजीज़ होगी, अगर बीटी और एपीटीटी जो हैं वो दोनों इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास एच इसे हर्स भी कहते हैं, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है ये। इसमें हमारे पास पीटी भी नॉर्मल होएगा, एपीटीटी भी नॉर्मल होगा और प्लेटलेट काउंट कम हुए होंगे। याद रखना है कि एच में या हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, प्लेटलेट काउंट कम है, ये इसने यहाँ पे फीचर दिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। साथ में इसमें ब्लीडिंग टाइम जो है ये इंक्रीज हुआ होगा। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, MAHA होता है, ये है माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। साथ में इसमें रीनल फेलियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे वो हमारे पास टीटीपी दे रहा है। टीटीपी में हमारे पास जो है इसमें नॉर्मल होगा प्लेटलेट पीटी, एपीटीटी भी नॉर्मल होगा, प्लेटलेट काउंट अगेन कम होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ब्लीडिंग टाइम अगेन इंक्रीज होगा। अब इन दोनों के फीचर्स जो है ना वो मिलते जुलते हैं। इनमें कुछ जो हमारे पास टीटीपी है इसमें कोई चीज़ें जो इंक्रीज हैं, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, हेडेक, कन्फ्यूजन आ जाता है, फोकल डिफेक्ट और सीजर आ जाता है। इन न्यूरोलॉजिकल फीचर्स के अलावा बाकी ये दोनों जो हैं इनके फीचर्स सेम हैं कि दोनों में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो रहा है, MAHA भी हो रहा है, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया भी हो रहा है और रीनल फेलियर भी हो रहा है। और इसके इंक्रीज ज़्यादा वाले फीचर जो हैं टीटीपी के, वो उसमें आता है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, साथ में आता है हमारे पास फीवर। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास आईटीपी। आईटीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एमसीक्यू होता है हमारे पास हीमोफीलिया, सेकंड पे होता है वॉन विलब्रेंट डिजीज़, थर्ड पे होता है हमारे पास आईटीपी और डीआईसी, और लास्ट पे जो विटामिन के डेफिशिएंसी पूछा जाता है कि इसमें पीटी इंक्रीज होता है। अब हम आईटीपी के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पीटी नॉर्मल है, एपीटीटी भी नॉर्मल है। नेक्स्ट पे इसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हुआ होता है। इसमें प्लेटलेट काउंट कितना कम होता है ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इसमें प्लेटलेट काउंट 10K to 50K हुआ होता है, या इससे भी कम होता है। प्लेटलेट काउंट काफ़ी ज़्यादा कम होगा, 10K to 50K होगा तो आईटीपी होगा, और साथ में इसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जिसे हम पकड़ेंगे कि ये आईटीपी है, एक तो उसका प्लेटलेट काउंट जो है वो 50K या इससे कम होना चाहिए, और सेकंड पे इसमें मेगा कैरियोसाइट्स वो बताएगा जी मेगा कैरियोसाइट्स हैं, तो आपने फौरी तौर पे ऑप्ट कर लेनी है कि कौन सा है, ये आईटीपी है। और एक और चीज़ है कि इसमें लार्ज प्लेटलेट होते हैं। प्लेटलेट काउंट ओवरऑल तो कम होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है 10K to 50K तक, लेकिन साथ में लार्ज प्लेटलेट होते हैं। जितने प्लेटलेट होते हैं ना उनके साइजेस जो होते हैं वो इनलार्ज हुए हुए होंगे, ओवरऑल प्लेटलेट काउंट कम होगा, तो हमने फौरी तौर पे आईटीपी की जो ऑप्शन है वो ऑप्ट कर लेनी है। लास्ट पॉइंट है इस टेबल का हमारे पास डीआईसी। अब ये जो डीआईसी है ना ये भी बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें पीटी इंक्रीज हुआ होता है, एपीटीटी भी इंक्रीज हुआ होता है, साथ में हमारे पास प्लेटलेट काउंट जो कम हुए होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ होता है और ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज हुआ होता है। अब यहाँ पे एंड पे बताता है कि डी डाइमर्स इंक्रीज होते हैं इसमें, और साथ में फिब्रिन डी जनरेशन प्रोडक्ट्स, इसे कहते हैं एफटीपीज। एफटीपीज होंगे या डी डाइमर्स इंक्रीज होंगे, तो ये हमारे पास डीआईसी होगा। अब एफटीपीज और डी डाइमर्स तो हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए इसे डायग्नोस करने के। एक तीसरा पॉइंट ये है कि ये बताएगा कि ना विजाइनल डिलीवरी हुई है। अगर कहीं वो कहे कि वेजाइनल डिलीवरी हुई है, उसके बाद पेशेंट का पीटी, एपीटीटी इंक्रीज़ हो गया है, प्लेटलेट बहुत डाउन चले गए हैं, तो डायग्नोसिस है हमारे पास डीआईसी। वेजाइनल डिलीवरी मोस्टली बताता है कि विलेज में ना वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद पेशेंट की हालत ख़राब हो गई है, तो फौरी तौर पे ऑप्शन ऑप्ट करनी है डीआईसी। इसके अलावा इसमें वेजाइनल डिलीवरी के बाद ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, अगर वो कहे कहीं पे कि ग्राम नेगेटिव सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हुआ है ग्राम नेगेटिव से, तो वहाँ पे कौन सा आपके पास बनेगा डायग्नोसिस, डीआईसी। थर्ड पे आपको कहेगा कि ब्लीडिंग डायथेसिस हो गया है। ब्लीडिंग डायथेसिस होगा तो आपने फौरी तौर पे जो ऑप्शन ऑप्ट करनी है वो कौन सी होगी, डायथेसिस होगा, तो आपने डीआईसी की ऑप्शन ऑप्ट करनी है। और अगेन लास्ट 4 और 5 पॉइंट पे एफटीपीज जो होते हैं वो इंक्रीज हुए हो गए। एफटीपीज होता है इसमें फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, और साथ में हमारे पास इंक्रीज हुए होते हैं डी डाइमर्स।
तो आपने फौरी तौर पे जो ऑप्शन आउट करनी है इन सारे ऑप्शन के बाद वो DIC होनी चाहिए। और अगर आप ये टेबल अच्छे से याद कर लेंगे तो नीचे वाले पॉइंट करना बहुत ईजी हो जाएगा। और लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं कि नीचे वो क्या बताता है। इससे पहले कि मैं नीचे वाले पॉइंट स्टार्ट करूँ, मैं 2-3 पॉइंट और क्लियर करती हूँ आपके, जो नीचे वाले पॉइंट्स में भी दिए होंगे। अब जो हमारे पास फैक्टर 8 की अगर डेफिशिएंसी हो ना, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, तो उसमें हम देते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट दे के हम पेशेंट को नॉर्मल की तरफ ले आएंगे। और अगर कहे कि फैक्टर 9 डेफिशिएंसी है, तो फैक्टर 9 डेफिशिएंसी में आपने हमेशा पेशेंट को FFPs लगाने होते हैं। और एक और चीज़ कि वो एक MCQs पूछता है, वो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ लेकिन मोस्टली आता है पेपर में, कि ऑक्सीजन कंटेंट पूछता है कि ऑक्सीजन कंटेंट क्या है एक सिनेरियो देके। तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है, आपने HP को जो होता है, पेशेंट की HP को मल्टीप्लाई कर देना होता है 1.34 से, तो वो आपको ऑक्सीजन कंटेंट बता देगा। जो HP है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 से, तो वो आपको ऑक्सीजन कंटेंट बता देगा। अब नीचे वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें कहता है कि सिबलिंग हैव आल्सो द ब्लीडिंग प्रॉब्लम। अब सिबलिंग का मतलब ये है कि फैमिली हिस्ट्री है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कौन सा मसला आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि फैमिली हिस्ट्री होगी, दैट मीन्स हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में क्या होता है, APTT इंक्रीज किया होता है। सिबलिंग है आल्सो द ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्बलाइकल स्टम्प। बेस्ट टेस्ट इज़ APTT। हमने डायग्नोज कैसे करना है APTT से, क्योंकि मैंने आपको बताया है हीमोफीलिया का मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ये है कि APTT जो है इसमें इंक्रीज हुआ हुआ होता है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन द हीमोफीलिया ए। तो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलेंस प्रेजेंट होते हैं हीमोफीलिया ए में। इन अ पेशेंट विद द हीमोफीलिया डेफिशिएंसी ऑफ विच यूनिट, फैक्टर 8। फैक्टर 8 लाइट चेन या इसे फैक्टर 8 माइनर भी कहते हैं। मोस्टली मैंने आपको ये भी बात ऊपर बताई है कि फैक्टर 8 माइनर का प्रॉब्लम हो जाता है, क्लासिक हीमोफीलिया भी उसे कहते हैं। और डेफिशिएंसी भी इसमें फैक्टर 8 लाइट चेन की होती है, और इसमें एंटी हीमोफिलिक एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे कहते हैं क्लासिक हीमोफीलिया इज ड्यू टू फैक्टर 8 स्मॉल कंपोनेंट, मैंने बताया आपको ऊपर। अ बॉय हैड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेसिडुअस टीथ एंड नाउ प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग विच क्लासिक फैक्टर्स इज मिसिंग। डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट, क्लासिक फैक्टर कहते ही इसे हैं जो फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट है। कॉज ऑफ हीमोफीलिया डिक्रीज, फैक्टर 8 हो जाता है हीमोफीलिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एक्यूट एपिसोड ऑफ द जॉइंट पेन इन द हीमोफिलिक चाइल्ड। तो आपको ये मैंने ऊपर बताया था कि अगर वो कहे कि हीमोफिलिक चाइल्ड है, उसके जॉइंट पेन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होंगे। ये मैंने ऊपर आपको बताया हुआ यहाँ पे कि इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होंगे। A 2-year-old boy has been brought to the hospital for circumcision. ये भी ऊपर क्लियर किया है। देयर इज हिस्ट्री ऑफ द एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉर द अम्बलाइकल स्टम्प। अगेन मेरी बात सुने कि जब भी फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी तो वहाँ पे आपने देखना है कि क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। तो हम आंसर देखते हैं, इसका APTT है। और हीमोफीलिया में हम कौन सी चीज़ से डायग्नोज करते हैं, तो उसमें APTT जो है इंक्रीज होता है। और अगेन आपने दोबारा एक दफ़ा वीडियो में बैक पे जाके इस टेबल को अच्छी तरह सुने, 2 दफ़ा सुने, उसके बाद आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें नीचे वाले पॉइंट्स को। 100% श्योर आपको सारे आते होंगे। अ पेशेंट विद द हीमोफीलिया ए ट्रीटमेंट। अब हीमोफीलिया ए का ट्रीटमेंट मैंने आपको ऊपर बताया, क्रायोप्रेसिपिटेट होता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट पे है, कहता है विच विल लीस्ट लाइकली कॉज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 लीस्ट लाइकली ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज करती है। अ यंग पेशेंट, अ यंग बॉय प्रेजेंट विद द पर्परा, RBCs, WBCs, platelet normal, BT and PT normal, CT prolonged, he is suffering from hemophilia A। अगेन इसमें वही हीमोफीलिया के फीचर्स हैं कि APTT इंक्रीज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, हीमोफीलिया ए से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डी रेंज APTT एंड नॉर्मल PT। तो इसमें हमारे पास फैक्टर 8 इनहिबिटर होगा। APTT डी रेंज कहाँ पे होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विद द फैक्टर 8। तो अगर फैक्टर 8 इनहिबिटर प्रेजेंट्स होंगे तो वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डी रेंज APTT एंड नॉर्मल PT इज द फैक्टर 8 इनहिबिटर्स। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
इसमें वो कहता है कि ब्लीडिंग टाइम इज़ नॉर्मल इन द फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। फैक्टर 9 डेफिशिएंसी में हमारे पास याद रखना है ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, और फैक्टर 9 डेफिशिएंसी में एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, हम एफएफपीज़ लगाते हैं पेशेंट को, याद रखना है ये भी पॉइंट। फिर कहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द हीमोफीलिया इज फैक्टर 8 से अ बॉय विद द swollen लेफ्ट नी एंड द हिस्ट्री ऑफ द एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर सर्कमसियन। अगेन सर्कमसियन आ गया, दैट मीन कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। व्हाट इज़ द टेस्ट शुड बी डन टू कंफर्म द फैक्टर 8 से कराएंगे। अब पेशेंट पीटी इज़ नॉर्मल 14, इंक्रीज बीटी, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज है, इंक्रीज एपीटीटी, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट एंड गिव द हिस्ट्री ऑफ द डायग्नोस्टिक। अब याद रखना आपने कि वो ये जो हमारे पास है ना पीटी, एपीटीटी और बीटी, ये सारे हमारे पास जो फॉल करते हैं ना, ये इंट्रिंसिक पाथवे में फॉल करते हैं। तो कभी भी इन सारों का प्रॉब्लम होगा तो आपने हमेशा इंट्रिंसिक पाथवे वाला ऑप्शन ऑप्ट करना है, क्योंकि ये सारे इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास फॉल कर रहे हैं। तो वो उसमें यही कह रहा है कि एट द एंड डायग्नोसिस क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे का मसला है। A patient with the purpura lab show the APTT prolonged, BT and PT normal, cause is APTT prolonged है, factor 8 deficiency हो गई है उसे। A 6-year boy present with a painful tender swollen knee joint for the past 6 months. He give the history of the profuse bleeding during the circumcision with the no family history positive. Most appropriate investigation to reach the diagnosis is factor 8 assay. Classic hemophilia is caused by the factor 8 minor. अगेन आपने अगर टेबल में हीमोफीलिया को अच्छे से सुन लिया है तो ये सारे एमसीक्यूज हीमोफीलिया रिलेटेड थे, इनमें से कोई भी टेबल में मिसिंग नहीं था। इसलिए रफ़ीला पढ़ने का तरीका ये है कि जहाँ पे वो कोई टेबल दे रहा है या कोई नया पॉइंट शुरू कर रहा है ना, तो आपने उस नए पॉइंट को या टेबल को बहुत अच्छी तरह याद करना है, फिंगर टिप्स पे करना है। एक दफ़ा वो टेबल फिंगर टिप्स पे हो गया ना, तो नेक्स्ट पॉइंट तक जितने वो नीचे ऑप्शंस देगा, जितने एमसीक्यूज़ देगा, वो आपके फौरी तौर पे सॉल्व हो जाएँगे। नेक्स्ट पे सिनेरियो रिलेटेड डीआईसी है, डीआईसी को आप अगेन जाके टेबल में सुने, फिर या अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। Pregnant female has a single vaginal delivery at the home at village. Again vaginal delivery आ गया है, village में आ गया है, that means problem क्या है, DIC है। अगेन इसमें याद रखना आपने कि TLC जो है कह रहा है रेज्ड है, PT एंड APTT प्रोलॉन्ग्ड है। अब याद रखना आपने DIC में जो है PT भी इंक्रीज होता है, APTT भी इंक्रीज होता है, ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज होता है, प्लेटलेट काउंट जो होते हैं ना वो कम हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द एलिसिटिंग DIC, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ना, इन्वॉल्व इन एलिसिटिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट पे कहता है सिनेरियो विद द ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, ये भी मैंने आपको बताया, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस या ब्लीडिंग डायथेसिस आ जाए तो DIC डायग्नोसिस होगा। Septic shock scenario was given in which the patient has the bruises on and D dimer. D dimer आ जाए या FDPs आ जाए तो answer is TIC. In one patient fever, hypotension, bleeding diathesis. Bleeding diathesis आ गया, answer is TIC. A child with a fever, leukocytosis, patches and the splenectomy. His labs show the PT and APTT prolonged thrombocytopenia and increased FTPs. जहाँ पे FTPs इंक्रीज करवा दे, डी डाइमर इंक्रीज करवा दे, आंसर इज DIC. A patient diagnosed at DIC, which of the following most useful for diagnosis of DIC is the presence of fibrin degradation products that are FTPs. A child has undergone splenectomy, now present with the epistaxis, multiple petechiae over the body. Which of following is most likely? Increase PT है, APTT है, BT है, and D dimers है। और याद रखना है इन सब के साथ अगर FTPs भी इंक्रीज हो तो डायग्नोसिस इज DIC. Characteristic of the DIC is PT, APTT is raised and the low platelet count. अगेन जाके टेबल में देख लें कि DIC के मैंने फीचर्स आपको बताए थे, PT भी इंक्रीज होगा, APTT भी इंक्रीज होगा, ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज होगा, सिर्फ प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होंगे, बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज हैं, डी डाइमर्स भी इंक्रीज हैं, FTPs भी इंक्रीज हैं, वेजाइनल डिलीवरी एट विलेज की हिस्ट्री होगी, सिर इसमें और क्या होगा, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस की हिस्ट्री होगी, ब्लीडिंग डायथेसिस की हिस्ट्री होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आईटीपी के सिनेरियो। आईटीपी में अगेन आपको याद कराऊं कि पीटी भी नॉर्मल होता है, एपीटीटी भी नॉर्मल होता है, इसमें ना सिर्फ ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है। आईटीपी में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है
और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो हमारे पास प्लेटलेट काउंट हैं वो 10K टू 50K होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, मतलब 50K या इससे कम होने चाहिए। साथ में मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं और अगर के लार्ज प्लेटलेट्स हैं, वैसे तो प्लेटलेट काउंट कम है लेकिन लार्ज प्लेटलेट्स हैं, दैट मीन वो क्या है, आईटीपी है। कहता है चाइल्ड पीटी एंड एपीटीटी नॉर्मल बट प्रोलॉन्ग पीटी बीटी, याद रखना है कि बीटी अगर ज़्यादा है दैट मीन आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, दैट इज आईटीपी, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। मेनोरेजिया है, एपिस्टेक्सिस है, बोन मैरो शोज द इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स, जहाँ भी मेगा कैरियोसाइट्स दे दे या लार्ज प्लेटलेट्स दे दे, आईटीपी इज द डायग्नोसिस। 7th month pregnant female with the chronic ITP now having the ecchymosis and the epistaxis. Her platelet count was 5 in 10, is on full dose steroids. What is the next best treatment is splenectomy. तो हम उसमें क्या कर देंगे कि प्लेटलेट काउंट जो है वो सिर्फ हमारे पास 5 into 10 है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लीनेक्टमी कर देंगे। An 18-year-old girl present with epistaxis menorrhagia on bone marrow aspirate. There is a hyperplasia of the megakaryocytes. That means diagnosis is ITP. नॉर्मल पीटी, नॉर्मल एपीटीटी, ओनली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इसमें जो होते हैं प्लेटलेट वो होते हैं 10K टू 50K, इससे ज़्यादा नहीं होते। नेक्स्ट पे कहता है अ चाइल्ड हैज ऑन ऑफ ब्रूजेस एपिस्टेक्सिस इंक्रीज बीटी नॉर्मल पीटी। इंक्रीज बीटी किस में होता है हमारे पास, आईटीपी में। 60-year female with a petechiae easily bruising, no family history, and the causative factor is ITP. A 5-year boy come with the overnight petechial spots 2 weeks back. He has history of abdominal pain, no hepatosplenomegaly. Diagnosis is ITP. मतलब ओवरनाइट पे टीके हो गए हैं, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, आईटीपी है। अब ये नीचे दे रहा है कि नो द डिफरेंस। अ 9 month गर्ल वैक्सीनेटेड 2 week बैक नॉट developed rash all over the body, fever, CBC reveal HB13, WBC is 6 into this, decrease platelet, पेरिफेरल स्मेयर शो द लार्ज प्लेटलेट। मैंने आपको बताया कि लार्ज प्लेटलेट्स का नाम जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे डायग्नोसिस क्या होगा, आईटीपी। फिर कहता है यंग गर्ल प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द गम ब्लीडिंग, पेरिफेरल स्मेयर शो द जाइंट प्लेटलेट, लार्ज या जाइंट प्लेटलेट, सेम बात है, एंड द टोटल प्लेटलेट काउंट इज 85K। अब मैंने आपको बताया था कि आईटीपी में ना हमेशा 10 to 50K तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा प्लेटलेट नहीं होने चाहिए, 10 to 50K। अब इसमें तो कह रहा है कि ज़्यादा है, 85K है। फिर WBC काउंट इज दिस, द लाइकली डायग्नोसिस इज बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। अब याद रखना है कि फीचर्स अगर सारे उसके आईटीपी जैसे हैं लेकिन जो प्लेटलेट काउंट है वो 50K से ज़्यादा है, तो डायग्नोसिस होना चाहिए आपका बर्नार्ड सोलियम सिंड्रोम। नेक्स्ट पे कहता है अ पेशेंट हैविंग द गम ब्लीडिंग, नॉर्मल आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, पेरिफेरल स्मेयर शो द लार्ज प्लेटलेट्स, count this, diagnosis is ITB. There is more decrease platelet in ITB, that is 10K to 50K, while Bernard Solier there is a moderate thrombocytopenia while sometimes normal. अब याद रखना है कि 10 to 50K तक हमारे पास आईटीपी वाले होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट काउंट, और अगर 50K से ज़्यादा हो और फीचर सारे आईटीपी के हों तो आपने डायग्नोसिस में ऑप्शन ऑप्ट करनी है बर्नार्ड सोलियर की। नीचे अब एमसीक्यू है उसे पढ़ते हैं हम। इसमें कहता है यंग गर्ल हैविंग द ब्लीडिंग प्रॉब्लम विद हर ब्रदर सफरिंग फ्रॉम सेम प्रॉब्लम आ गया, लेबॉर्टरी इन्वेस्टिगेशन रिवील इंक्रीज बीटी, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज है, नॉर्मल पीटी, रेज्ड एपीटीटी, व्हाट इज द डायग्नोसिस। अब मैंने आपको पीछे पूरी तरह बताया था कि वॉन विल ब्रैंड डिजीज में हमारे पास विल ब्रैंड आता है, पी का मतलब है बीटी इंक्रीज है, और हीमोफीलिया में होता है हमारे पास एपीटीटी इंक्रीज। अगर ये दोनों इकट्ठे इंक्रीज हों तो हमारे पास डायग्नोसिस हमेशा होना चाहिए वान विलब्रेंट डिजीज। तो फिर कहता है कि डेफिशिएंसी इसमें किसकी होगी, वॉन विलब्रेंट फैक्टर की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है अगेन वही वाले एमसीक्यू उसी टॉपिक के कंटिन्यू हो रहे हैं। यंग बॉय प्रेजेंट विद द ब्लीडिंग लैब्स शो द बीटी इंक्रीज हो रहा है, इसमें एपीटीटी इंक्रीज हो रहा है, एंड द प्लेटलेट नॉर्मल, डायग्नोसिस इज विलब्रेंट डिजीज।
अगेन एपीटीटी भी इंक्रीज है, बीटी भी इंक्रीज है, तो डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, वान विलब्रेंट। A patient with the BT increase, APTT increase, diagnosis is Waldenström. मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अब ये याद रखना है कि मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड, अपना यहाँ पे बहुत सा प्रॉब्लम आ जाता है कि याद रखने की बात यह है कि इनहेरिटेड पूछे मोस्ट कॉमन तो वॉन विलब्रेंट है, अगर एक्वायर्ड पूछे तो वो वॉन विलब्रेंट नहीं होगा। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये नहीं है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो वॉन विलब्रेंट। नेक्स्ट पे कहता है अ चाइल्ड ऑन द लिस्ट फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर, द मदर गिव द स्ट्रॉन्ग ब्लीडिंग फैमिली हिस्ट्री आ गई इन द बोथ मेल एंड फीमेल फॉर द मेटरनल साइड, लैब्स शो द पीटी इज नॉर्मल, एपीटीटी रेज, बीटी रेज, दैट मीन वॉल्विन ब्रांड। जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे रेज्ड हैं वॉल्विन ब्रांड है, जहाँ पे खाली एपीटीटी रेज्ड है दैट मीन वहाँ पे हीमोफीलिया है। A 5-year child present with repeated episode of epistaxis, gum bleeding, blood show the HB10, platelet count normal, BT is more than 20 minutes, APTT 28, that means diagnosis is von Willebrand disease. लास्ट पे सिनेरियो दे रहा है, इसमें कहता है पेशेंट विद द लिवर सिरोसिस नीड ट्रांसफ्यूजन बिफोर सर्जरी इज एफएफपीज। लिवर सिरोसिस के पेशेंट में बिफोर सर्जरी हम क्या देंगे, एफएफपीज देंगे। फिर कहता है न्यूबॉर्न विद द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम पीटी प्रोलॉन्ग्ड एंड द प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी मोस्ट लाइकली कॉज। अब याद रखना है कि अगर पीटी इंक्रीज होगा तो हमारी सोच जानी चाहिए कि या तो वहाँ पे विटामिन के डेफिशिएंसी है या लिवर डिजीज़ है। पीटी कहीं भी इंक्रीज होगा तो सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसमें क्या कहता है विटामिन के डेफिशिएंसी। पीटी इज प्रोलॉन्ग्ड इन द लिवर डिजीज, PT monitoring is useful in the liver disease. A child just born has blood stool with increased PT and APTT, normal PT. That means diagnosis is vitamin K. Fragmented RBCs along with the fever and altered mental status is TTP. अब मैंने आपको बताया था कि इन सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जहाँ पे हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं ना वो हमारे पास टीटीपी है। तो लास्ट एमसीक्यू में वो बता रहा है कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, तो वो हमारे पास किस में होता है, टीटीपी में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आपने मेरे से कमेंट्स में पूछना है, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं 160। 160 में कहता है कि विच क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी कॉज द कोएगुलेशन रेदर देन द ब्लीडिंग, तो ये हमारे पास है फैक्टर ए 12। अब याद रखना है कि किस फैक्टर कोएगुलेशन फैक्टर सॉरी विच क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज कॉज कोएगुलेशन रेदर देन ब्लीडिंग। फैक्टर 12 डेफिशिएंसी हमारे पास कोएगुलेशन कराती है। मतलब एक आगे एमसीक्यूज आएगा कि काइनिन और कोएगुलेशन फैक्टर की एक्टिवेशन कौन कराता है, तो याद रखना है फैक्टर 12 जो है वो काइनिन और जो है कोएगुलेशन फैक्टर इनकी जो है एक्टिवेशन कराता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टेबल पे, इसमें कहते हैं फैक्टर 5 लेडन डिजीज। अब फैक्टर 5 कहते हैं दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ हेरिडेटरी थ्रोम्बोफीलिया। अब अगर वो पूछे कि हेरिडेटरी थ्रोम्बोफीलिया, जो हेरिडेटरी मतलब आपके जीन्स में रन कर रहा है ना, उसका जो मोस्ट कॉमन काज है ना वो है हमारे पास फैक्टर 8 लेडन डिजीज। फिर कहता है प्रोथ्रोम्बोटिक फेमिलियल सिंड्रोम अकरिंग मोस्ट ऑफन इज एडोलिसेंट एंड द यंग वुमेन, दिस इज ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर 5 also known as the hereditary resistant to activated protein C। नेक्स्ट पे आता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अब याद रखना आपने एंटी जो है ए से स्टार्ट होता है, तो मैंने हमेशा इसे इस तरह याद रखा हुआ है कि ये मोस्ट करेक्टर ये ना एक्वायर्ड डेफिशिएंसी के कॉज कराता है। अभी हम देखते हैं दिस इज अ प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑटो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फॉस्फोलिपिड्स। Primary and secondary autoimmune disorder, most commonly in SLE, diagnosis based on clinical criteria, including history of the thrombosis, arterial and the venous, and the spontaneous abortion, along with the laboratory findings. Next पे कहता है लैब फाइंडिंग lupus एंटीकोagulants इंक्रीज एपीटीटी, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ होती हैं इसमें। अब याद रखना है इसमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, एंटी B2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर है। ये हेरिडिटरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर का मोस्ट कॉमन कॉज है।
एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी ए से स्टार्ट होता है, तो ये हमारे पास एक्वायर्ड जो होते हैं ना, एक्वायर्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर, उसका कॉज है एक्वायर्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर्स का मोस्ट कॉमन कॉज एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ हैं। और अगर वो कहे कि इनहेरिटेड या हेरिडिटरी कॉज जो है मोस्ट कॉमन, वो है फैक्टर 8। ये डिफरेंस अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट पे कहता है प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी डिक्रीज एबिलिटी टू इनएक्टिवेट फैक्टर 5A एंड 8A, increased risk for the thrombotic skin necrosis with the hemorrhage after administration of warfarin. If this occurs, think protein C deficiency. अगर कहते हैं increased risk of thrombotic skin necrosis हो जाए, साथ में hemorrhage start हो जाए आफ्टर वेरफिनिन, तो आपने क्या याद करना है कि वहाँ पे प्रोटीन सी डेफिशिएंसी है। टुगेदर प्रोटीन सी एंड द cancers sorry together protein C cancels and protein S stop the coagulation. S for stop and C for cancel, तो कहता है प्रोटीन C कैंसिल करता है, प्रोटीन S स्टॉप करता है कोएगुलेशन को। इससे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज कॉज द कोएगुलेशन फैक्टर कोएगुलेशन रेदर देन द ब्लीडिंग इज द फैक्टर 8। अब जो फैक्टर 12, अब जो फैक्टर 12 है, मैंने आपको बताया कि ये कोएगुलेशन और काइनिन फैक्टर को एक्टिवेट करता है और क्या कॉज कराता है, कोएगुलेशन। A young pregnant lady with a history of recurrent abortion, thrombosis, which condition is most likely suffering from anti-phospholipid syndrome। अब जो हमारे पास एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम थे, इसमें याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो था इसकी हिस्ट्री आएगी, तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड, ए फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड syndrome, तो मोस्ट एक्वायर्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर इज एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया। फिर कहता है वाइल मोस्ट इनहेरिटेड या हेरिडेटरी कॉज इज द फैक्टर 5 लेटेंट डिजीज। ये मैंने ऊपर भी आपको डिस्टेंस बता दिया है। पेशेंट ऑन वेरफेरिन फॉर 2 days डिवेल काइमोसिस। अब वेरफेरिन के बाद अगर पेशेंट को काइमोसिस होगा, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी। Most common cause of acquired thrombosis is antiphospholipid antibody syndrome. A 25-year pregnant lady present with a recurrent abortion and thrombosis diagnosis is antiphospholipid antibody syndrome. Again recurrent abortion, इसमें spontaneous या recurrent abortion की हिस्ट्री हो तो क्या होता है, antiphospholipid antibody syndrome. Most common prothrombotic point mutation is factor 5. ये ऊपर भी दिया हुआ था इसने, प्रोथ्रोम्बोटिक पॉइंट म्यूटेशन इज फैक्टर 5 लेटेंट डिजीज। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज अगेन याद रखना है कि ये भी हमारे पास प्रेजेंट होती हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में, और ये होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग एमसीक्यू है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं 161। इसमें कहता है कि इंटेंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर इफ वी ट्रांसफ्यूज ए टू द ओ नेगेटिव। नीचे जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अब इसमें कहता है कि जनरल रूल्स में ओ नेगेटिव इज़ अ यूनिवर्सल डोनर बट कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ नेगेटिव। है तो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है ब्लड, लेकिन रिसीव सिर्फ किससे कर सकता है, ओ नेगेटिव से। Also remember that the O positive can only receive from the O blood group। और जो हमारे पास O पॉजिटिव है वो सिर्फ O नेगेटिव या O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही ले सकता है, इसके अलावा कोई नहीं ले सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि O नेगेटिव जो होता है वो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है ना, वो हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब कहता है कि ए बी पॉजिटिव इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप का बंदा ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। पॉजिटिव कैन ओनली गिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव कैन गिव इट टू बोथ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसका मसला ये होता है कि पॉजिटिव जो होता है ना, इसमें एंटीबॉडीज़ होती है ना, उसकी वजह से इसे पॉजिटिव कह देते हैं। नीचे हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। अब ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है ना,
कैन डोनेट टू ए पॉजिटिव को भी कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी कर सकता है, लेकिन कैन रिसीव फ्रॉम पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव को नेगेटिव भी दे सकता है और पॉजिटिव भी दे सकता है। अब ये हमारे पास ए पॉजिटिव से भी ले सकता है ब्लड, ए नेगेटिव से भी ले सकता है ब्लड, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। क्योंकि जो हमारे पास ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है, तो नेगेटिव ब्लड जो है वो पॉजिटिव को लग जाता है। इस तरह ये पूरा टेबल है। अब इसमें इतना याद करने की इससे कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल डोनर याद रखें, हमारे पास ओ नेगेटिव होता है। ए बी पॉजिटिव जो होता है हमारे पास, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब नीचे हम एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। इसमें कहता है रिगार्डिंग अ मदर विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोथ एंटी ए एंटी बी बॉडी एंटीबॉडीज़ इन हर। अब आपने याद रखना है कि ओ नेगेटिव जो होता है ना, इसमें नेगेटिव की बात ये है कि इसमें एंटी ए एंटीबॉडीज़ भी होती हैं और एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। एंटी एच एंटीबॉडीज़ आर सीन इज ब्लड ग्रुप ओ एच। एंटी एच किस में देखेंगे? ब्लड ग्रुप ओ एच में। रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स इक्वली इम्यूनोजेनिक इफ ग्लाइकोप्रोटीन इज ऑप्शन प्रेफर दैट। रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ क्या होता है? वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। याद रखना है कि ग्रुप एंटीजन जो होते हैं ना, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, वो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और इक्वली इम्यूनोजेनिक होते हैं। The blood group O will have which of the following antigen on the RH? Neither A, neither B. Blood group O will have which of the following antigen? Antigen इसमें कुछ भी नहीं होगी, antibodies इसमें दोनों होंगी। Antigen on the RBCs appear on which week? याद रखना है कि एंटीजन जो है 20th वीक पे अपीयर होते हैं। रिगार्डिंग द ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसमें कि जो हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ना, इसने भी ए पॉजिटिव की एग्जांपल दी है, तो इसमें हमारे पास जो एंटीजन होंगे ना, वो होंगे इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन होगा ए, एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी। एंटीबॉडीज़ जो होंगी ना, वो ऑपोजिट ब्लड ग्रुप की होंगी। इसमें एंटीजन ए होगा और अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव में एंटीजन तो हमारे पास बी होगा, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना, एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगी ब्लड ग्रुप बी पे। पीपल विद द ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव लाइकली टू डेवलप विच डिजीज? सी ए स्टोमिक। याद रखना है कि सी ए स्टोमिक होता है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में सबसे ज़्यादा। अगर वो पूछे कि सी ए स्टोमिक किस में होता है, तो ए पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप होता है ना, उनमें मोस्ट कॉमन होता है सी ए स्टोमिक। फिर कहता है ब्लड ग्रुप विद द नो एग्लूटिनेंस। अब एंटीबॉडीज़ कहते हैं इसे। ए बी पॉजिटिव में ना, अब ए बी पॉजिटिव है। अब याद रखना है ए पॉजिटिव में हमारे पास एंटीजन ए था, एंटीबॉडीज़ एंटी बी एंटीबॉडीज़ थी। बी में एंटीजन बी था, एंटी ए एंटीबॉडीज़ थी। अब जो हमारे पास ए बी पॉजिटिव होगा ना, उसमें एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडीज़ किसी की भी नहीं होगी। तो फिर इस एमसीक्यूज में वो क्या कहता है? ब्लड ग्रुप विद द नो एंटीबॉडीज, जिसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं है, तो वो ए बी पॉजिटिव होगा। ब्लड एग्लूटिनेंस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप? ब्लड एग्लूटिनेंस एब्सेंट इन विच? ए बी पॉजिटिव में ना तो एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी ना एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि ये ए पॉजिटिव भी है बी पॉजिटिव भी है। अ मदर विद द ब्लड ग्रुप ओ हैज़ द बेबी विद द ए बी। पेरेंट्स फियर देयर बेबी गॉड एक्सचेंज इन द नर्सरी। तो हम इसमें बम्बे फिनोटाइप कहेंगे, फिनो